Today we're gonna study lesson number 7 of listing and funding, which is a subject of the third group. ठीक है, थर्ड ग्रुप का पहला पेपर. द चैप्टर नेम इज डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस. इसमें गवर्नमेंट डेट की हम बात करेंगे और बैंकिंग फाइनेंस की बात करेंगे. अभी हम सबसे पहले बॉन्ड्स को ले रहे हैं. बॉन्ड्स के फीचर्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक डेट सिक्योरिटी है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट मेच्योरिटी पे होता है और मेच्योरिटी 5 से 10 साल की होती है. बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड्स और टैक्स सेविंग बॉन्ड्स. ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने इशू करे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्राइवेट कंपनी ने, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने. टैक्स सेविंग बॉन्ड्स भी गवर्नमेंट ही इशू करती है, बट ये कुछ तरह के टैक्स सेविंग्स देती है और इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी थोड़ा कम होता है. मसाला बॉन्ड्स जो होते हैं वो हाई कूपन रेट लेते हैं. क्यों हाई कूपन रेट लेते हैं इसका रीज़न मसाला बॉन्ड्स को समझने के बाद आएगा. मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? नॉर्मली बॉन्ड्स जब हम इशू करते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो जो करेंसी होती है वो फॉरेनर्स की करेंसी होती है. लाइक इट कुड बी अ करेंसी ऑफ यूरो, इट कुड बी डॉलर. तो पर जो मसाला बॉन्ड्स होते हैं उसको हम रुपी में इशू करते हैं. तो क्या डिफरेंस है कि अगर समझ लीजिए कि $1 इक्वल्स टू 71 रुपीज़ है. ये हमने जब तय किया था, बाद में $1 की 75 रुपीज़ हो जाती है रेट, जब हमें उन्हें वापस रीपे करना है प्रिंसिपल या विद इंटरेस्ट जो भी है, तो हमें तो ज़्यादा पैसा देना पड़ गया. मसाला बॉन्ड्स में क्या होता है, हम करेंसी लेते ही रुपीज़ है. अगर हमने 71 रुपीज़ लिया है तो 71 रुपीज़ ही हमें उनको देने. अब $1 का 75 हो जाता है तो वो उनका नुकसान है, हमें तो उनको 71 रुपीज़ देने. तो इसलिए रीज़न यही है कि ये हाई कूपन रेट लेते हैं, बिकॉज इसमें हमारी कंडीशंस चल रही हैं, तो हमें कूपन रेट जो है वो भी उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ेगा जब हम बॉन्ड्स इशू करेंगे तब. सो दीज आर द बोरोइंग्स इन रुपी बाय इंडियन कंपनी इन द ओवरसीज मार्केट. इन अदर ओवरसीज बोरोइंग करेंसीज नॉर्मली डॉलर, येन, यूरो, एटसेट्रा. Company do not have to worry about the depreciation in the rupee. As in other case of rupee weakens at the time of the redemption, company will have to pay more rupee to repay the dollar. Maturity period, इस बॉन्ड्स का मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 साल है, 50 मिलियन तक, और 50 मिलियन से ज़्यादा 5 साल में इसका मेच्योरिटी है. ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पे चलता है ये भी, और रिकॉग्नाइज इन्वेस्टर्स रहते हैं मसाला बॉन्ड्स में. अब आता है बैंक फाइनेंस. बैंक फाइनेंस सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड हो सकता है, यानी कोलेटरल मांग सकता है या नहीं मांग सकता है. क्रेडिट फैसिलिटीज जो होती हैं बैंक में वो 2 तरह की होती है, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड. फंड बेस्ड में आपको हाथों हाथ कैश की फैसिलिटी मिल जाती है, और नॉन फंड बेस्ड में आपको सिर्फ एक कन्फर्मेशन मिलती है, कैश वगैरह आपको बाद में मिलता है. ठीक है, तो फंड बेस्ड में क्या आते हैं? ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल फाइनेंस, हायर परचेज फाइनेंस. और नॉन फंड बेस्ड में लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी. अब ओवरड्राफ्ट जो होते हैं वो क्या होता है, इसमें यू ड्रॉ चेक अबाउ द क्रेडिट फैसिलिटी. जितनी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है उससे ज़्यादा का चेक ड्रॉ होता है. नॉर्मली अलाउड टू करंट अकाउंट कस्टमर्स, जैसे कि टेम्प्रेरी ओवरड्राफ्ट हो गया या फिर सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट हो गया. कैश क्रेडिट अकाउंट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस करते हैं बोरोवर कंपनी को, क्योंकि ऑब्वियसली कैश वर्ड आ जाता है तो थोड़ा लिक्विडिटी से मनी मार्केट, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये शॉर्ट टर्म के लिए. इसमें ओपन कैश क्रेडिट होता है और की कैश क्रेडिट होता है. ओपन कैश क्रेडिट में क्या होता है कि बोरोवर इज अलाउड टू अ डेबिट बैलेंस अप टू अ लिमिट, और की कैश क्रेडिट में इज ऑफर्ड अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन. ठीक है, तो मतलब इसमें आपको कुछ कोलैटरल देना पड़ेगा और इसमें आपका एक लिमिट तय कर दी जाती है, उतना आपको कैश क्रेडिट दिया जाता है. बिल फाइनेंस भी जो होते हैं वो होते हैं डिमांड बिल्स और यूजेंस बिल्स. डिमांड बिल्स जो होते हैं वो परचेस्ड बिल्स होते हैं, यूजेंस बिल डिस्काउंटेड बिल्स होते हैं. डिस्काउंटेड यानी जो हम नेगोशिएट करते हैं, और ये परचेज यानी कि वो ही देखेंगे इसका मतलब दीज आर नॉट द डिस्काउंटेड वंस. डिमांड बिल्स में भी 2 होते हैं, डॉक्यूमेंट्री बिल्स एंड क्लीन बिल्स. डॉक्यूमेंट्री बिल्स भी 2 तरह के होते हैं, डीबी और डीए. एंड क्लीन बिल्स बाय गुड पार्टीज. इनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, जनरली इतना पूछा नहीं जाता क्योंकि इनकी खुद की डिफाइन भी इतनी गिवन नहीं है बुक में. हायर परचेज फाइनेंस, इट जस्ट यू शुड नो कि व्हाट आर दे कुड आस्क यू बिल फाइनेंस, कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट. व्हाट इज हायर परचेज? हायर परचेज फाइनेंस क्या होता है कि ओनरशिप ऑफ व्हीकल कंटिन्यूस विद द लीजिंग कंपनी. जो लीजिंग कंपनी होती है उसके पास ही, जैसे समझ लो मैंने हीरो होंडा से बाइक खरीदी, तो ओनरशिप हीरो होंडा के पास ही रहेगी जब तक कि
अग्रीमेंट जो है उसका पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसे मतलब 2 साल का अग्रीमेंट है, उसमें मुझे क्वार्टरली या ईयरली जैसे भी पेमेंट करना है वो ख़त्म नहीं होता, तब तक हायर परचेज फाइनेंस चलता है। फिर आता है प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंसेस क्या होते हैं? प्रोजेक्ट के नाम से ही लग रहा है कि यार कोई इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के। इट इज सिक्योर्ड बाय प्रोजेक्ट एसेट्स, स्पेशल पर्पस एंटिटी इज क्रिएटेड फॉर ईच प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है, ये जो भी प्रोजेक्ट है उसकी एसेट्स को कोलैटरल रखा जाता है, तो उनके बेसिस पे सिक्योर्ड होता है, और एक स्पेशल पर्पस एंटिटी बनाई जाती है हर एक प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी कैन फाइनेंस प्रोजेक्ट बाय 2 ways। अभी प्रोजेक्ट को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में जो फर्म है उसकी सारी एसेट्स दाव पे लग जाती हैं, पर जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है उसकी एक सेपरेट लाइफ होती है। अगर प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ या प्रोजेक्ट ने वर्क नहीं किया, तो कंपनी के पास कोई सोर्स, बोरोवर्स के पास कोई सोर्स नहीं है या क्रेडिटर्स के पास कोई सोर्स नहीं है कि वो अपना पैसा निकलवा सके। लॉन्ग टर्म होता है, ये कॉस्टली होता है, इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। की पार्टिसिपेंट इसमें गवर्नमेंट होती है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स क्या होते हैं? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स वो होते हैं जो ओनर्स होते हैं प्रोजेक्ट के इक्विटी स्टेक के। स्पॉन्सर्स ऑफ जो प्रोजेक्ट में फाइनेंशियली डील करते हैं, फाइनेंशियली। सो देर आर इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्स, पब्लिक स्पॉन्सर्स, कॉन्ट्रैक्टर स्पॉन्सर, फाइनेंशियल। तो इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर क्या होते हैं? ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको लगता है कि यार इस प्रोजेक्ट से हमारा कोई ना कोई कनेक्शन है और वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक स्पॉन्सर जनरली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होती है। और कॉन्ट्रैक्टर स्पॉन्सर जो कि बिल्ड करते हैं या रन करते हैं उस प्लांट को, और एक फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स होते हैं। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। अभी आपने कुछ भी सिक्योरिटी दी, उसके अगेंस्ट आपको लोन मिला, तो ये भी एक तरह का फाइनेंस है। तो लोन अगेंस्ट प्लेजिंग ऑफ शेयर, सिक्योरिटी, मूवेबल प्रॉपर्टी विद द बैंक, एंड लोन कैन बी टेकन। Obviously we can give any security and we can take the loan. So what are the features of it? कि ऑब्वियसली ये जो होगा ये एक सिक्योर्ड लोन होगा क्योंकि सिक्योरिटी दे रहे हैं। टेन्योर नॉर्मली इसका 1 year होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 15 चलती है, और प्रोसेसिंग फी 2% चलती है। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्काउंटेड विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फैक्टर, दैट इज द बैंक। They provide services against the receivable. 80% is paid by the factor on formation of agreement, and remaining 20% cost minus operational cost when customer pay the debt. इसमें क्या होता है फैक्टरिंग में कि आप बैंक के पास जाते हो, ठीक है, और आप अपना रिसीवेबल यानी कि अपना बिल उसको बैंक को देते हो, तो आपको 80% जो अग्रीमेंट बनता है कि जैसे बैंक ने प्रॉमिस किया कि आपको वो 120 के बदले 180 रुपये देगा, तो सॉरी 120 के बदले 100 रुपये देगा, तो 100 रुपये का 80% जो वो तो बैंक उसी वक्त दे देगा, और जो 20% बचता है वो बाद में जो भी कॉस्ट है उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट और कस्टमर ने पे करा उसके बाद वो देता है। Parties in factoring, seller, buyer and factor. Types of factoring. Factoring could be non-recourse or full factoring, यानी कि banks take all the risk and bear loss in case of debts become bad debt. Non-recourse या full factoring में क्या होता है कि बैंक सारे रिस्क लेती है, सारे लॉस बेयर करती है अगर डेट जो है वो बेड डेट बन जाती है। रिकोर्स फैक्टरिंग में लॉस इज बोर्न बाय द कंपनी। मेच्योरिटी, तो इसमें कौन लॉस बेयरिंग कर रहा है? बैंक। इसमें रिकोर्स में कंपनी। मेच्योरिटी फैक्टरिंग में does not give any advance to the company, rather bank collected from the customer and pay to the company. इसमें कोई रिस्क बेयर नहीं कर रहा है, बैंक बस वहाँ से लेती है और कंपनी को देती है। एडवांस फैक्टरिंग में फैक्टर प्रोवाइड्स एडवांस अगेंस्ट द अनकलेक्टेड एंड अनड्यू रिसीवेबल। इसमें फैक्टर एडवांस दे देता है और जो भी जितना भी अमाउंट नहीं मिला है या जितना भी अमाउंट लेना बाकी है उसके बदले में। अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग, कस्टमर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट, कस्टमर को बताते ही नहीं है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग, एडवांस अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल। Okay, that's very easy. So these are the 6 types of factoring. Islamic banking. So Islamic banking, it doesn't work in India, but still we have to read. Modes of Islamic banking: Mudarabba, that is profit sharing and loss sharing. Murabba, that is cost plus. Vadya is safekeeping. Musharraka is joint ventures, and Iyara is leasing.
Sharia prohibits interest on all loans. Actually, in Islam, there is no provision to provide interest on loans, and rather than what happens is they invest it in the business. Okay, so hence Islamic banks make available accounts which provide profit and loss instead of interest rates. मतलब आपको लोन देंगे तो आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टीड वो क्या करेंगे कि वो जो भी होगा उसको ही बार बार बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. इस्लामिक बैंकिंग इन इंडिया, इंडियन लॉज ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. इंडिया में तो ज़रूरी है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इस्लामिक बैंकिंग के अगेंस्ट है. सो इसलिए इंडिया में ये फॉलो नहीं होता है. अब हमें पढ़ना है हाउ टू क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डेटा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज. क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डेटा क्या होता है? एक रिपोर्ट होती है जो कि बैंक को प्रेजेंट करती है कंपनी का पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री, करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर. मतलब पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है. इट इज़ नेसेसरी फॉर अ बैंक लोन. बैंक लोन लेने के लिए आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारे पास क्या है. या फिर आपको कोई वर्किंग कैपिटल लोन लेना है या किसी भी कैश क्रेडिट के लिए. ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डेटा के. उसमें सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट. इट इज़ मच लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. सो यू कैन लर्न इट लाइक दिस कि एक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट होता है. वो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आप अपनी कोई भी कॉस्ट की पहले वाली बुक लेके पढ़ सकते हो या फिर बुक में से ही पढ़ सकते हो अपनी. फिर एक बैलेंस शीट रहती है, उसमें लाइबिलिटी साइड होती है. लाइबिलिटी साइड में एवरीबडी नोज कि कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ होती है. हमारी करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अंदर क्या आता है, टर्म लाइबिलिटीज़ के. फिर उसको टोटल कर लेते हैं और टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज आ जाती हैं. फिर एसेट साइड आ जाता है, एसेट साइड में करंट एसेट्स आ जाते हैं, फिक्स एसेट्स आ जाते हैं और फिर टोटल आ जाते हैं. ओके, फिर ये होता है रेशियो एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ बैंक फाइनेंस. कि जब कोई भी बैंक फाइनेंस देता है आपको तो आपके कुछ रेशियोज का एनालिसिस करता है. कुछ रेशियोज निकालता है कि यार इनके कैसे सारे एसेट्स हैं, सारी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने प्रपोर्शनेट में. तो वन इज़ लिक्विडिटी रेशियो. ये सब 11th-12th क्लास की चीज़ें, बट स्टिल ये आता है एग्जाम में, इसको पढ़ के ही जाना. लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो. कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, इक्विटी टू डेट रेशियो को कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बोलते हैं. कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो. टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज बेस्ड ऑन सेल्स, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. Appraisal methodology for different type of loans and credit products. Credit appraisal is a process by which lender appraises credit worthiness of the borrower. इस अप्रेजल मैथोडोलॉजी क्या होता है, जिससे ऑब्वियसली कोई भी अगर क्रेडिट दे रहा है तो आपको देखेगा तो सर ये आपके पास कितना है कि आप बाद में रिटर्न कर पाओगे. सो दिस इज वी गोना टॉक अबाउट क्रेडिट अप्रेजल पॉलिसी. सबसे पहले क्या होगा कि एप्लीकेंट अपना रिसीट देगा कि भैया मुझे तो क्या क्रेडिट चाहिए. फिर अपनी डॉक्यूमेंट्स देगा. फिर बैंक वाले जाएंगे और आपका विजिट करेंगे, प्री सैंक्शन विजिट होगी. फिर बैंक वाले आरबीआई के पास जाके देखेंगे कि डिफॉल्टर लिस्ट में कौन कौन है. फिर आरबीआई के पास टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट्स के लिए जाएंगे. वैल्यूएशन रिपोर्ट लेंगे आपकी ऑफ द प्रॉपर्टीज. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ एप्लीकेंट. असेसमेंट ऑफ द प्रपोजल. सैंक्शन ऑफ द प्रपोजल. डॉक्यूमेंटेशन, अग्रीमेंट, मोर्गेजेस. डिसबर्समेंट ऑफ द लोन एंड पोस्ट सैंक्शन एक्टिविटीज. ऑब्वियसली एक बार आपकी ये सब जो चीज़ें हैं ये सब तो उनको करनी है, क्योंकि ये सब तो फॉर्मेलिटीज़ करेंगे तभी उनको पता चलेगा कि आपके पास क्या है. आपकी प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू करेंगे, आपका फाइनेंशियल डेटा निकालेंगे, आपका जो भी आप प्रपोजल लेके आए उसको असेस करेंगे, फिर सैंक्शन करेंगे, फिर से आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और फिर अग्रीमेंट्स में एंटर करेंगे, फिर लोन दे देंगे. और फिर पोस्ट सैंक्शन एक्टिविटीज़ क्या क्या हो जाएंगी कि बाद में आपका स्टॉक स्टेटमेंट लेते रहेंगे, आपके रिव्यू करते रहेंगे अकाउंट्स. एक और चीज़ होती है अदर देन दिस, कस्टमर सिबिल इज ऑल्सो वन थिंग. सिबिल, you might have heard, it is a organization that we have in India, that is Credit Information Bureau India Limited, and the score is checked by the to the सिबिल. मतलब सिबिल के पास जाके भी किसी का स्कोर चेक कर सकते हैं. देन वी हैव दीज प्रोसेसेस कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को, लाइक जैसे वर्किंग कैपिटल है तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए.
तो यू कैन डू इट बाय लाइक दिस कि सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल होती क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होती है. वो वेरियस मैथड टू असेस अ वर्किंग कैपिटल इज फर्स्ट इज ऑपरेटिंग साइकिल मैथड, कैश टू कैश साइकिल मैथड. वर्किंग कैपिटल इज लाइक कि जो आपको डे टू डे में पैसा चाहिए, जैसे आपकी गुड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, आपके जो होता है ना एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह देने में, तो दैट इज़ वर्किंग कैपिटल. तो इसको कैसे करेंगे, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू कैश प्लस रॉ मटेरियल प्लस स्टॉक प्लस फिनिश गुड पर बिल्स माइनस क्रेडिटर्स. टर्न ओवर मैथड होता है जो कि नायक कमेटी ने बनाया है, जिसमें क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया जाता है स्मॉल सेक्टर अंडरटेकिंग्स को. स्मॉल सेक्टर अंडरटेकिंग बोरोवर्स जो होते हैं वो 5 करोड़ तक लोन लेते हैं, अदर बोरोवर अप टू 2 करोड़, ये टर्न ओवर मैथड के अकॉर्डिंग. इट मे बी एसेस एट अ मिनिमम 25%. मैं हिंदी में बता रही हूँ. इसका नॉर्मली क्या सीन है कि जो 25% टर्न ओवर आपका प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे समझ लीजिए कि आपका प्रोजेक्टेड टर्न ओवर है 10 लाख रुपए, इसका 25% कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए. ठीक है. तो इनके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं कि जितना भी आपका प्रोजेक्टेड टर्न ओवर है उसका 25% ले लो, उतना वर्किंग कैपिटल लगाओ, उसमें से भी 5% आप खुद दो, और जो 20% है वो आप क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट फाइनेंस रेज कर लो. तो दिस इज हाउ कि आप इतना ही वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रेज करो, और इतना 50, जैसा मान लो 2.5 लाख है तो 50,000 आप खुद लगाओ और 2 लाख आप रेज कर लो बैंक से. मैक्सिमम परमिसेबल बैंकिंग फाइनेंस मेथड, ये वाला एग्जाम में आया था अभी दिसंबर अटेम्प्ट में. टंडन कमेटी का है ये. फर्स्ट मेथड फॉर ब्लू चिप कंपनीज. एक्चुअली ऐसा लिखा नहीं है ब्लू चिप नॉर्मल या सिक कंपनी, ये मैंने अपने खुद से जोड़ा है क्योंकि मुझे लगता है ये उसी हिसाब से बना है, और ये एक्चुअली उस हिसाब से बना है. तो उस ब्लू चिप कंपनी का वर्किंग कैपिटल कैसे करना है, सी ए माइनस सी एल, दैट इज करंट एसेट माई करंट लाइबिलिटी 0.75. सेकेंड मैथड है नॉर्मल कंपनी का 0.75 इंटू करंट एसेट माइनस होल करके माइनस करंट लाइबिलिटी. थर्ड मैथड इज फॉर सिक कंपनी, क्योंकि इनका कहना है कि अगर ब्लू चिप कंपनी है तो वो ज़्यादा रीपे कर सकती है, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल दो. नॉर्मल कंपनी को कम दो, सिक कंपनी को और कम दो. तो ये कोर करंट एसेट्स में से माइनस करने हैं, उसका 0.75 निकाल के माइनस करंट लाइबिलिटीज करना है. फिर आती है चोरे कमेटी. चोरे कमेटी जो है वो रिव्यू करने का सिस्टम है एक कैश क्रेडिट को टू द रेफरेंस ऑफ अ गैप बिटवीन सैंक्शन लिमिट एंड एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन की. मतलब जैसे समझ लो बैंक ने आपको दिया कितना और आपको चाहिए कितना था, उसके बीच का डिफरेंस जो है उसको रिव्यू करके आप अपना कैश क्रेडिट निकाल सकते हो. कैश बजट सिस्टम, क्रेडिट लिमिट्स आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टेड मंथली कैश बजट्स. जैसे कैश बजट सिस्टम में कैसा होता है कि आपका मंथली एक कैश डिसाइड कर दिया कि यार इस कंपनी को चलाने के लिए महीने का मुझे इतना पैसा लगता है, तो उतना आप मंथली रेस कर लो, और उतना आप जो भी सीजन है उसके स्टार्टिंग में ले लो. अप्रेजल ऑफ टर्म लोन, इसका एक इजी था टर्म लोन अप्रेजल का टेफिम. यानी कि अगर आप टर्म लोन ले रहे हो तो आप वर्किंग कैपिटल ले रहे थे, अगर आप कोई टर्म लोन ले रहे हो तो उसका अप्रेजल कैसे करोगे, टेक्निकल फीजिबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस. थैंक यू.